नमस्कार। आज हम कुषाण कालीन समाज और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। कुषाण काल में भारतीय समाज का जो मूल ढांचा था वो अपरिवर्तित रहा। परंपरागत वर्ण व्यवस्था पर विदेशियों के आक्रमण से गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया और उसका सामना करने के लिए सामाजिक व्यवस्थाकार जो थे, इन्होंने अपनी व्यवस्था के अंतर्गत इन्हें स्थान दिया। परंपरागत 4 वर्णों का आधार जन्म बन गया तथा बहुसंख्यक पेशेवर जातियों की उत्पत्ति हो गई। विभिन्न श्रेणियां भी क्रमशः संकुचित होकर कठोर जातियों में परिणत हो गई। कृषि, व्यापार, वाणिज्य की प्रगति के परिणाम स्वरूप समाज के निम्न वर्गों की दशा में सुधार हुआ तथा अंतिम 2 वर्णों वैश्य और शूद्र का जो अंतर था वो काफ़ी कम हो गया। शक, कुषाण आदि विदेशी जातियों को स्मृतिकारों ने वार्त्य क्षत्रिय कहकर वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया। कुषाण युगीन शिल्पों और मूर्तियों की वेशभूषा से तात्कालिक समाज के वस्त्र, आभूषण इत्यादि की जानकारी हमें मिलती है। भारत जो है, इस पर लगभग 2 शताब्दियों तक कुषाणों का शासन बना रहा। आर्थिक दृष्टि से ये सर्वाधिक समृद्धि का काल माना जा सकता है। कुषाणों ने सबसे पहले एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की थी। इस काल में आर्थिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि भारत का मध्य एशिया तथा पाश्चात्य विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध जो है, इसकी स्थापना हुई। कुषाणों ने चीन से ईरान तथा पश्चिमी एशिया तक जाने वाले रेशम के मार्ग को अपने नियंत्रण में रखा, क्योंकि यह उनके साम्राज्य से होकर गुजरता था। ये मार्ग उनकी आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत था, क्योंकि इससे जाने वाले व्यापारी बहुत अधिक कर देते थे। इस सिल्क व्यापार में भारतीय व्यापारियों ने बिचौलियों के रूप में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। इसके फलस्वरूप उत्तरी पश्चिमी भारत एक अत्यंत समृद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इस समय रोम साम्राज्य का भी उदय हो रहा था। भारत के व्यापारी चीन से रेशम खरीदकर रोम को भेजते तथा उसके बराबर सोना प्राप्त करते थे। कुषाणकालीन भारत जो है, इसमें व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में सिक्कों का नियमित रूप से प्रचलन हुआ। सिक्कों का प्रारंभ विम कड़फिशियस के काल में हुआ तथा कनिष्क के समय तक आते आते भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राओं का निर्माण होने लगा। कुषाण सिक्के शुद्धता की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। उत्तर तथा पश्चिमोत्तर प्रदेशों में कुषाणों ने बड़ी मात्रा में तांबे के सिक्के प्रचलित करवाए थे। ऐसा लगता है कि सामान्य व्यवहार में इन्हीं का प्रयोग किया जाता था, जबकि विशेष लेन देन स्वर्ण सिक्कों से होता था। गंगा घाटी तथा मध्य एशिया के विभिन्न स्थलों की खुदाइयों से स्पष्ट हो जाता है कि कुषाण काल में नगरीकरण चरमोत्कर्ष पर था। मथुरा के समीप सोंख नामक स्थल की खुदाई से पता चलता है कि कुषाणकालीन भवनों के 7 स्तर थे, जबकि गुप्तकालीन भवनों में केवल 1 या 2 ही स्तर थे। इस समय भवनों के निर्माण में पकी हुई ईंट जो थी, इनका प्रयोग किया जाता था। जितने अधिक सिक्के तथा उनके सांचे इस काल में मिले हैं, उतने किसी भी अन्य काल में नहीं मिलते। अर्थात ईसा पूर्व 200 से लेकर और 200 ईस्वी के बीच में सबसे अधिक मात्रा में सिक्के और सांचे हमें देखने को मिलते हैं। इस समय बाह्य और आंतरिक दोनों व्यापार जो थे, ये उन्नति पर थे। विविध शिल्पों तथा व्यवसायों का सम्यक विकास हुआ। व्यापार व्यवसाय में श्रेणियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। हुविष्ककालीन मथुरा लेख में आटा पीसने वालों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है। शक सातवाहन लेखों तथा बौद्ध ग्रंथों में वर्णित श्रेणियां अवश्य ही कुषाण काल में भी सक्रिय रही। मथुरा नगर की स्थिति कुषाणों की दूसरी राजधानी जैसी थी। कुषाण साम्राज्य जो था, ये मध्य एशिया से पूर्वी भारत तक फैला था। इस विस्तृत प्रदेश में बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। भारतीय इतिहास में कनिष्क जो है, इसकी ख्याति उनकी विजय के कारण नहीं, बल्कि शाक्य मुनि के धर्म को संरक्षण प्रदान करने के कारण है। कनिष्क के सिक्कों तथा पेशावर के जो लेख हैं, इनके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में ही
बौद्ध हो गया था। उसे इस धर्म में दीक्षित करने का श्रेय जो है वो सुदर्शन नामक जो बौद्ध आचार्य हैं इनको दिया जाता है। पेशावर में प्रसिद्ध चैत्य का निर्माण करवाकर उसने इस धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को आश्रय प्रदान किया तथा उसका मध्य एशिया और चीन में प्रचार करवाया। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया और इसके अलावा कुषाणों ने ये जो बौद्ध धर्म का जो चीन में प्रचार करने का कार्य था, हालांकि चीन में बौद्ध धर्म का जो प्रवेश था वो तो अशोक के काल में हो चुका था, लेकिन इस कार्य को आगे बढ़ाने का जो कार्य था वो कुषाणों ने किया। मध्य एशिया के साथ भारत का घनिष्ठतम संबंध कुषाण काल में ही स्थापित हुआ। चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश 65 ईस्वी में हान सम्राट मिंगती के काल में हुआ। हान शासक कुषाण राजाओं के समकालीन थे। चीनी इतिहासकारों के अनुसार मिंगती ने बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होकर अपना दूत भारत भेजा था, जो अपने साथ बौद्ध साहित्य, मूर्तियाँ तथा कश्यप मतंग एवं धर्मारण्य जैसे बौद्ध विद्वानों को लेकर चीन पहुँचे थे। उनके निवास के लिए चीनी शासकों ने प्रसिद्ध श्वेताश्वर विहार का निर्माण करवाया था। भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित पांडुलिपियाँ, चित्र आदि वहाँ ले जाए गए। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवल नामक स्थान में बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का आयोजन किया गया। उसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष बनाए गए। इस संगीति में बौद्ध त्रिपिटकों के प्रमाणिक पाठ जो थे वो तैयार किए गए तथा विभाषा शास्त्र आदि बौद्ध ग्रंथों का संकलन किया गया। इसमें लगभग 500 विद्वान भिक्षुओं ने भाग लिया था। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म जो था ये स्पष्ट रूप से दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को ही राज्याश्रय प्रदान किया तथा स्वदेश और विदेश में इसका प्रचार प्रसार करवाया। अब बात की जाए कि कुषाण काल में साहित्य की क्या प्रगति रही, क्या स्थिति रही, तो कनिष्क का शासनकाल जो था ये साहित्य की उन्नति के लिए भी प्रसिद्ध है। वह विद्या का उदार संरक्षक था तथा उसके दरबार में उच्च कोटि के विद्वान तथा दार्शनिक निवास करते थे। ऐसे विद्वानों में अश्वघोष का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है। वे कनिष्क के राजकवि थे। उनकी रचनाओं में 3 प्रमुख हैं। पहली बुद्ध चरित्र, दूसरी सौंदर्यनंद काव्य तथा तीसरी सारीपुत्र प्रकरण। इनमें प्रथम 2 महाकाव्य तथा अंतिम नाटक ग्रंथ है। बुद्ध चरित्र में गौतम बुद्ध के जीवन का सरल वर्णन मिलता है। सौंदर्यानंद में बुद्ध के सौतेले भाई सुंदरनंद के संन्यास ग्रहण का वर्णन है। यह ग्रंथ अपने पूर्ण रूप में उपलब्ध होता है। इसमें 18 सर्ग हैं। सारीपुत्र प्रकरण 9 अंकों का एक नाटक ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का नाटकीय विवरण प्रस्तुत किया गया है। कवि और नाटककार होने के साथ साथ अश्वघोष एक महान संगीतज्ञ, कथाकार, नीतिज्ञ और दार्शनिक भी थे। इस प्रकार इनकी जो प्रतिभा थी वो बहुमुखी थी। विद्वानों ने अश्वघोष की तुलना मिल्टन, कांट, वोल्टेयर आदि से की है। अश्वघोष के अतिरिक्त माध्यमिक दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य नागार्जुन भी कनिष्क की राजसभा में निवास करते थे। उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की थी, जिसमें शून्यवाद या सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया गया है। अन्य विद्वानों में पाशर, वसुमित्र, संघरक्ष आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। संघरक्ष उसके पुरोहित थे। वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की तथा त्रिपिटकों का भाष्य तैयार करने में प्रमुख रूप से योगदान दिया था। विभाषा शास्त्र की रचना का श्रेय वसुमित्र को दिया जाता है। कनिष्क के ही दरबार में
आयुर्वेद के विख्यात विद्वान चरक निवास करते थे। वे कनिष्क के राजवैद्य थे जिन्होंने ये चरक संहिता की रचना की थी। यदि औषधि शास्त्र के ऊपर ये जो है यह प्राचीनतम रचना है। इसका अनुवाद अरबी और फ़ारसी भाषाओं में बहुत पहले ही किया जा चुका है। थैंक यू।